नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक करके जाने की दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर 31 मई के बाद क्या लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर खुलेगा, इसके बारे में कुछ एक आंकड़े निकल के आ रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर निकल के आई, भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, नेपाल ने विवादित नक्शे पर लगाई रोक। जी हां, आपको बताएंगे, अभी तक कुछ दिन पहले बातचीत के लिए तैयार था, लेकिन अब पूरी तरीके से विवादित नक्शे पर रोक लग गई। हम जानेंगे आखिर कैसे हुआ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच घबराए बौखलाए इमरान खान का विवादित बयान, बोले पड़ोसी देश के लिए खतरा है भारत, नाजी बन गया है मोदी। जी हाँ, इसके बारे में बताएंगे। पीएम मोदी पर किस तरीके से बौखलाया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राहुल गांधी उद्धव ठाकरे की हुई फोन पर बातचीत, हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन वापस लेने वाली, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर में नए डोमिसाइल एक्ट में रूल्स में कश्मीरी पंडितों के साथ साथ पाकिस्तानी शरणार्थियों को भी मिलेगा फायदा, हिंदू शरणार्थियों को, जी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। CAA के जरिए, उसी के साथ ही उसके बारे में सब कुछ खबरें एक करके विस्तार से बताएंगे। जहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार से लद्दाख के बारे में स्थिति पूछी तो रविशंकर ने दिया करारा जवाब। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या रविशंकर ने कहा, उसके बारे में सब कुछ खबरें एक करके विस्तार जानेंगे। जहां पर बॉर्डर पर तंबू गार्ड चीन अब बता रहा है शांति की दुहाई दे रहा है। जी हाँ, इसके बारे में बताएंगे एक एक करके विस्तार जाने के। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा और अपने पड़ोसी दुश्मन देशों को भी हराएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1,52,000 को पार। जी हाँ, आपको बता दें कि 1,52,981 लगभग 1,53,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। जबकि अगर आज बात करें तो दिल्ली में लगभग 800 के करीब मामले सामने आए हैं, जबकि राजस्थान में 109 मामले अब तक आ चुके हैं, जबकि कर्नाटका में 122 मामले आ चुके हैं, जबकि उड़ीसा में 176 मामले हैं, तो असम में भी 18 मामले अभी तक आए हैं। ये राज्य दर राज्य आंकड़े। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि क्या वाकई में 31 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए बढ़ेगा लॉकडाउन, इन 11 शहरों पर रहेगा फोकस। जी हाँ, केंद्र सरकार 31 मई के बाद 2 हफ्तों के लिए फिर से लॉकडाउन बढ़ा सकती है। कोरोना वायरस के संक्रमण की गति को कम करने के लिए बढ़ाए जाने वाले लॉकडाउन का स्वरूप अलग हो सकता है। इसमें पहले के मुकाबले अधिक ढील दी जा सकती है। गृह मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया है कि लॉकडाउन का अगले चरण की भावना पहले जैसी लॉकडाउन की तरह नहीं होगी और ज़्यादातर फोकस 11 शहरों पर होगा, जहां देश के कोविड-19 के 70% मामले हैं। इन शहरों में 6 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता है। इसके अलावा इसमें पुणे, ठाणे, जयपुर, सूरत और इंदौर भी शामिल है। इसके साथ ही लॉकडाउन के स्वरूप माना जा रहा है कि 2 हफ्ते तक बढ़ाया जाता है। तो फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, नेपाल ने विवादित नक्शे पर फिलहाल लगाई रोक। जी हाँ, नेपाल की ओर से पिछले दिनों किए जा रहे विवादित नक्शे को लेकर भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। नेपाल ने बुधवार को अपने इस विवादित नक्शे पर रोक लगा दी है। कहा जा रहा है कि नेपाल कांग्रेस के दबाव में वहां की सरकार ने अपने कदम वापस खींचे हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस बात से अवगत कराया कि इस मामले में उसे कुछ और समय चाहिए। इसके बाद संविधान संशोधन बिल को संसद की कार्यसूची से हटा दिया गया। इस संसद में 2/3 समर्थन चाहिए था। दोनों देशों के बीच अब रिश्तों में अब तनाव आ गया है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 मई को उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे को धारचूला में जोड़ने वाली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था। और इसी के बाद बौखलाए चीन ने अपना नक्शा जारी किया था, जिसमें उन्होंने लिपुलेख काला पानी को अपना हिस्सा बताया था। लेकिन फिलहाल अब इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि घबराए बौखलाए इमरान खान का बड़ा बयान, कहा पड़ोसी देश के लिए खतरा बन गया है भारत, नाजी बन गई है मोदी सरकार। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना संक्रमण से जूझ रहे देश पर ध्यान देने की जगह भारत सरकार की आलोचना में ही व्यस्त है। सर इमरान ने कहा है कि एक बार फिर से ट्वीट करके मोदी सरकार की नीतियों और पड़ोसी देशों से उसके रिश्तों पर विवादित बयान दिया है। इमरान बार बार विश्व समुदाय से अपील कर रहे हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का बहाना बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसा कदम उठा सकता है। हालांकि विश्व मंचों पर समर्थन न मिलता देख अब इमरान ने भारत के पड़ोसी देशों को बरगलाने की कोशिश की है। इमरान ने ट्वीट करके कहा है कि
हिंदू कट्टरपंथी मोदी सरकार अपनी विस्तारवादी नीतियों को नाजी जर्मनी की तरह लागू कर रही है। ये भारत के पड़ोसी देशों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। बांग्लादेश के सिटीजनशिप एक्ट, चीन और नेपाल के साथ सीमा विवाद, पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी कार्रवाई इसका उदाहरण है। तो इस तरीके से इमरान खान बौखला चुका है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन इस बौखलाहट के पीछे कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बॉर्डर पर तंबू गाड़ चीन बोल रहा है कि भारत सीमा पर स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। जी हाँ, दरअसल पीटीआई चीन का कहना है कि भारत के साथ सीमा पर स्थिति पूरी तरीके से स्थिर और नियंत्रित है। दोनों देशों के पास बातचीत और परामर्श के माध्यम से मुद्दों को हल करने के लिए उचित तंत्र और संचार चैनल है। हाल ही में भारत और चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीनी सैनिकों की गतिविधियां बढ़ गई थी। इसके बाद कथित तौर पर भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू की। चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता टिप्पणी वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच जारी गतिरोध की पृष्ठभूमि में आई। इस पर अब जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो चीन का प्रवक्ता ये कहता दिखाई दे रहा है कि तो फिलहाल लद्दाख में तो सब कुछ स्थिति कंट्रोल में है, जबकि 5000 से ज़्यादा अपने नए सैनिकों को लाया है, 4 से 5 फाइटर जेट को तैनात कर दिया है, बड़े पैमाने पर टेंटों को गाड़ा जा रहा है और अभी ये स्थिति सामान्य, स्थिर और कंट्रोल बता रहा है। हालांकि देखने की बात होती है, चीन के हर एक जवाब का मुंहतोड़ जवाब देने की बात मोदी सरकार ने कर ली है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। क्या महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जी हाँ, ऐसा तो लग रहा है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से फोन पर की बात। जी हाँ, कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र के एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल महाविकास आघाड़ी के सहयोगियों की मीटिंग आज भी बुलाई थी। इस बीच खबर है कि उद्धव ठाकरे ने सियासी हलचलों के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से फोन पर बात की। मंगलवार को राहुल गांधी ने कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस निर्णायक भूमिका में नहीं है। इसके बाद कई अटकलें लगने लगी थी। हालांकि राहुल गांधी ने आश्वस्त किया कि कोरोना के संकट काल में कांग्रेस राज्य सरकार के साथ है। दरअसल विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर कोरोना से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया, जिसके बाद से राजनीति गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने तो राज्यपाल बीएस कोश्यारी से मुलाकात कर राष्ट्रपति शासन की मांग कर ली थी, जिसके बाद राष्ट्रपति से लेकर उद्धव ठाकरे के घर तक, घर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, राजभवन से लेकर राहुल गांधी तक फोन से बातचीत घनघनाने शुरू हो गए, जिसके बाद अब ये लोग समझने लगे कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता है, राहुल गांधी फैला रहे हैं झूठ, रविशंकर ने बोला हमला। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस संकट के दौर में सरकार और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसे लेकर सियासत भी हर रोज चरम पर है। राहुल गांधी खाली बैठे बिठाए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन उन पर भी वो सारा वार उल्टा पड़ चला जा रहा है। यही कारण है कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लद्दाख के बारे में स्थिति की सही जानकारी न देने और लॉकडाउन फेल होने की बात कही गई, जिसके बाद भाजपा की तरफ से का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भाजपा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने श्रमिक ट्रेनों के मुद्दे पर झूठ बोला, लॉकडाउन के मुद्दे पर झूठ बोला, बसों को लेकर झूठ बोला। लगातार एक के बाद एक झूठ और र्यूमर फैलाने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और अब लद्दाख और सेनाओं को लेकर वो झूठ बोल रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए और इस देश में इंडियन आर्मी के महान सपूतों को रहते हुए कोई आंख नहीं दिखा सकता है। राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि पंजाब से लेकर पूर्वोत्तर तक अनुष्का शर्मा की वेब सीरीज पाताल लोक पर मचा घमासान। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेजॉन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज पाताल लोक रिलीज के बाद से विवादों में घिरती नजर आ रही है। अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस के तले बनी इस वेब सीरीज पर पंजाब से लेकर पूर्वोत्तर तक बवाल मचा हुआ है। वहीं कोई बिना शर्त की माफ़ी मांगने की अपील कर रहा है तो कोई रासुका लगाने की बात कर रहा है। कुल मिलाकर फिलहाल अनुष्का शर्मा और पाताल लोक के मेकर्स चारों ओर से विवादों में घिरे हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कोई कह रहा है कि गोरखा समुदाय में इसमें आपत्ति है। वेब सीरीज़ में गोरखा समुदाय के लोग काफ़ी नाराज़ भी बताए जा रहे हैं। उधर नेपाली समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाया गया है। तो इधर अब बड़ी खबर निकल के आ रही कि यूपी के विधायकों ने भी आरोप लगाया है कि अनुष्का शर्मा ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। इनमें कई ऐसे दृश्य दिखाए गए जो आपत्तिजनक हैं। युवाओं को लेकर भी उन्होंने आपत्तिजनक बातें इस वेब सीरीज़ में की गई है। सिख समुदाय को लेकर भी पाताल लोक में सिख समुदाय को भी आपत्ति बताई गई है। PCGC 16
1946 के असिस्टेंट प्रोफेसर और पंजाबी भाषा के कार्य कर रहे डॉक्टर पंडित राव धनेश्वर ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तो लगातार इसमें विरोध शुरू हो चुके हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में नए डोमिसाइल रूल से क्या कश्मीरी पंडितों और पाकिस्तानी शरणार्थियों को होगा इससे फ़ायदा? जी हाँ, दरअसल जम्मू कश्मीर में 70 साल से शरणार्थियों के रूप में जीवन काट रहे पश्चिमी पाकिस्तान के करीब 1 लाख लोग अपने अधिकारियों के लिए लड़ते रहे हैं और ये लोग बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर चले आए थे। अब नए डोमिसाइल के जरिए इनको और ख़ास करके कश्मीरी पंडित जो प्रतिस्थापित किए गए थे पहले 1990 में, अब उन सभी को एक बार फिर से नई नागरिकता देनी शुरू कर दी गई है और इसको लेकर जो जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल रूल लागू है इससे ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार, जी हाँ, शिवराज मामा ने बनाया रोजगार सेतु नाम की योजना। जो मजदूर जैसा काम जानता है उसे वैसा ही मिलेगा। मध्य प्रदेश के सीएम का बड़ा बयान। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन करना जरूरी था, लेकिन इस सब में ज़्यादा परेशानी भारत के मजदूरों को उठानी पड़ रही है और इसी को देखते हुए मजदूरों की समस्याओं के बीच अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी ने एक मिल के एक कदम उठाया। इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिनमें से एक नई योजना लॉन्च की है, जिसमें से खास करके अब रोजगार सेतु नाम दिया गया है। रोजगार सेतु के अंतर्गत ये नियम है कि जो मजदूर जैसा काम जानता होगा, बड़ेगिरी से लेकर प्लास्टर से लेकर मिस्त्रियाना से लेकर जो कुछ भी जो जानता होगा उसी को वो सारे काम दिए जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग ही जो गाड़ी चलाना जानता होगा या फिर जो मछली पालन का काम जानता होगा, जो बिक्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना जानता हो, मार्केटिंग करना जानता हो, जो मजदूर जो भी काम जो व्यक्ति काम कर सकता है उसको उसी तहत के काम दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। पूर्वी अफ्रीका में तबाही मचाकर भारत पहुँच रही हैं करोड़ों टिड्डियाँ, यूएन ने दे दी थी चेतावनी। जी हाँ, भारत के कई राज्यों में टिड्डी के बड़े बड़े दल हमला कर रहे हैं और फसलों को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि टिड्डी दल बीते 3 महीनों से पूर्वी अफ्रीका के 10 देशों में भारी तबाही मचाए हुए थे। संयुक्त राष्ट्र में भी ज़बरदस्त तरीके से पहले ही बताया जा रहा है कि यूएन ने बताया है कि पूर्वी अफ्रीका के कई इलाकों से यहाँ पर टिड्डियाँ पाकिस्तान से भारत में आ रही हैं। तो ये पहले भी उनका कहना है कि अलर्ट किया जा चुका है। ऐसे में बड़े पैमाने पर किसानों की फसल नष्ट कर रही। तो इस बीच मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद भारत के यूपी में खास करके 20 से ज़्यादा जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि चीन के टिकटॉक को टक्कर देगा। आ गया भारत का नया स्वदेशी ऐप, 1 महीने में 5 मिलियन डाउनलोड का रिकॉर्ड। जी हाँ, चीनी ऐप टिकटॉक भारत में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन अब जल्द एक भारतीय ऐप उसे टक्कर दे सकती है। आईआईटी रुड़की के एक छात्र ने मित्रो ऐप विकसित किया है, जो बिल्कुल चीनी ऐप टिकटॉक की तरह ही काम करता है। टिकटॉक छोटे वीडियोस बनाने और पोस्ट करने के लिए लोकप्रिय है। कोरोना महामारी के बाद युवाओं में भी चीन के खिलाफ भावनाएं हैं और इसके साथ ही दूसरा आकर्षण ये है कि मित्रो शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में करते रहे हैं और इन सबसे मिलता जुलता मित्रो ऐप बनाया गया है, जो कि काफ़ी एकदम हम कह सकते हैं कि भारतीय है, स्वदेशी है। इसलिए आप अभी इसको इंस्टॉल कीजिए, टिकटॉक को अनइंस्टॉल कीजिए। हमारा भी ये आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द मित्रो ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वो बेहद ही टिकटॉक की तरह है। अगर आप टिकटॉक नहीं चलाते हैं तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है मित्रो जैसे ऐप या टिकटॉक जैसी ऐप को इंस्टॉल करना। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रहे। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, अब तक 55 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। जी हाँ, 55,91,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 3,50,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 17,16,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 1 लाख लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में ब्राज़ील में 3,92,000 केसेज आ चुके हैं, जबकि 24,000 लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 3,62,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 38 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में 2,65,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 37,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,36,000, तुर्की में भी मामले कम हो रहे हैं 1,58,000, जबकि इंडिया में 1,51,000 केसेस पार हो गए। तो तेज़ी के साथ भारत में भी बढ़ रहे हैं केसेस। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का रोजगार देने का नया फार्मूला हिट। उद्यमियों ने मांगे 5 लाख श्रमिक और कामगार। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार के घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों कामगारों की स्किल मैपिंग डेटा बैंक बनाने
और उन्हें रोजगार मुहैया कराने की मुहिम रंग लाती दिख रही है। यूपी में श्रमिकों, कामगारों और युवाओं के उद्योगों में सेवा योजना की प्रक्रिया शुरू की है। कामगारों व श्रमिकों को रोजगार देने के लिए यूपी के कई औद्योगिक समूह और उद्यमी आगे आए हैं। पता चला है कि उद्यमियों ने प्रदेश सरकार के इस स्किल मैपिंग डेटा के बैंक से करीब 5 लाख श्रमिकों और कामगार मांगे हैं। सरकार इस पहली मांग से उत्साहित है और इसी को लेकर अब बड़े पैमाने पर मजदूरों को कहीं ना कहीं अब उद्योगों में डायरेक्ट शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।